नमस्ते बच्चों। आज से हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो आप अगर 6, 7, 8, 9, 10th 11 12 किसी भी क्लास के बच्चे हैं तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज से हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। इसका अध्याय 1, भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है और वह माध्यम है भाषा। मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा मनुष्यों से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को व्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो, भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव और विचार जान पाते हैं। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसे अनेक भाषाएं हैं। भारत अनेक भाषा भाषी देश है तथा अनेक बोली और भाषाओं से ही मिलकर भारत राष्ट्र बना है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा है। भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला मौखिक व दूसरा लिखित। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों तथा उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार व चिंतन की यह व्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है, जो हमेशा एक सी नहीं रहती, अपितु उसमें दूसरी बोलियों, भाषाओं से संपर्क, भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियों, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से किया है। किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही रहे हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग के आधार पर तथा व्यवहार के आधार पर आकर समाहित हो गए हैं। भाषा अस्थायी नहीं होती, उसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती रहती हैं। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज की हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है। भाषा के भेद। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। मौखिक भाषा और लिखित भाषा मूलतः सामान्य जनजीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। इसे प्रयत्न पूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीखी जाती है, जबकि लिखित भाषा की वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। भाषा और बोली। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। तो बच्चों, इसकी परिभाषा आपको याद करनी होगी कि भाषा किसे कहते हैं और बोली यानी भाषा और बोली में क्या अंतर है। कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले, 5 कोस पर बानी।
हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती तथा जिसका व्याकरण नहीं होता व शब्दकोश भी नहीं होता। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह भाषा बनने लगती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। हिंदी की बोलियाँ, हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि जिसमें अन्य बोलियाँ भी समाहित हैं, जिसमें खड़ी बोली भी शामिल हैं। ये निम्न प्रकार हैं, जैसे पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी शामिल हैं। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली ब्रज, बांगरू, बुंदेली तथा कन्नौजी शामिल हैं। बिहारी की प्रमुख बोलियां हैं मगही, मैथिली तथा भोजपुरी। राजस्थानी की मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हड़ौती बोलियां शामिल हैं। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढानी तथा बागड़ी को भी राजस्थानी की अलग बोलियां मानते हैं। पहाड़ी की गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडयाली बोलियां हिंदी की बोलियां हैं। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। हिंदी भाषा और व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न घटकों, प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 वर्गों में विभाजित कर इनके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात किसी की भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी तथा उर्दू की लिपि फारसी है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थानों तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया है, जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से मान्य है। देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप, जैसे स्वर, तो स्वर और व्यंजन तो हम अपने बचपन से ही पढ़ा है। तो स्वर है जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, ये सारे क्या हैं? स्वर हैं। मात्राएं, जैसे अ की कोई मात्रा नहीं। अनुस्वार, जैसे अ अनुस्वार, अनुस्वार। अब अनुस्वार से कौन से शब्द बनेंगे? तो जैसे अ अनुस्वार तालम श, अंश। अ अनुस्वार द एक कार, तालव श आकार, अंदेशा। स अनुस्वार प द आकार, संपदा। ह अनुस्वार स, हंस। अनुनासिक शब्द हैं जो कि किसी भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु के जैसे लगते हैं उसे चंद्र बिंदु ही कहते हैं। जैसे है कि हंसना, तो हाँ में जो चंद्र बिंदु लगा उसी वही अनुनासिक शब्द है। जैसे हंसना, धुआं, चांद। विसर्ग, अविसर्ग, विसर्ग, जैसे विसर्ग वाले शब्द हैं जैसे अधःपतन है, दुख है, मन स्थिति। अब है व्यंजन, तो व्यंजन है क, ख, ग, घ, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, द, ध, न,
य र ल व तालव्य श दंत सम मूर्धन्य श ह। तो ये सारे व्यंजन हैं। अब संयुक्त व्यंजन है अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो हमें ये सारे याद रखने होंगे कि संयुक्त व्यंजन चार ही हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। हल चिन्ह है जो कि किसी शब्द के नीचे जो हलंत लगाते हैं उसी को हल चिन्ह कहा जाता है। अब जैसे प्रहलाद में हल चिन्ह लगा हुआ है, ह में। पट्टा, ट के नीचे जो हलंत लगा हुआ है उसे हल चिन्ह बोलते हैं। अपराहन, अपराहन में जो ह के नीचे हलंत लगा हुआ है उसे ही हल चिन्ह हम कहते हैं। गृहीत स्वर, आ के ऊपर जो आधा चंद्र लगा हुआ रहता है, अर्धचंद्र, उसी गृहीत स्वर कहते हैं। गृहीत व्यंजन, क के नीचे जो बिंदी लगी रहती है उसे गृहीत व्यंजन कहते हैं। या किसी भी जैसे ख, ग, ज, फ, किसी भी व्यंजन के नीचे जो बिंदी लगी होती है उसे गृहीत व्यंजन कहते हैं। अंग्रेजी भाषा से गृहीत स्वर जैसे डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज, ये सारे जो हैं ऊपर जो अर्धचंद्र लगे हुए हैं वे अंग्रेजी भाषा गृहीत स्वर हैं। अब फारसी से गृहीत ध्वनियाँ, तो फारसी गृहीत ध्वनियाँ हैं जैसे गरीब के नीचे जो बिंदी लगी है, गरीब क्या है, फारसी शब्द है। गजल, ग के नीचे जो बिंदी लगी हुई है, गजल, फन, कौम, खत। पुनः याद रखने योग्य, हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो बच्चों ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा किसे कहा जाता है। और भाषा के दो मौखिक रूप हैं, मौखिक और लिखित। तब मौखिक भाषा किसे कहा जाता है और लिखित भाषा किसे कहा जाता है, इसको इन सारी चीज़ों को आपको समझना होगा और याद रखना होगा। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। हिंदी की 18 से 22 बोलियां 5 विभाषाओं विभाजित की गई हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो बच्चों हमने तो इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया। तो आज हमारा अध्याय 1 समाप्त हो गया। अब नीचे अब ये प्रश्न अभ्यास के लिए दिए गए हैं, आप प्रश्न आपको अभ्यास करने के लिए दिए गए हैं, तो इसे आप खुद से कर लें। और अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें।